ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का। आज आप सुनेंगे एक भेंट वार्ता वीर सावरकर, एक चिंतक, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी। विशेषज्ञ हैं श्रीनिवास शर्मा। ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता वीर सावरकर, एक चिंतक, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी। स्वातंत्र्य विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर एक ऐसा नाम जिसने अपने विचारों से, लेखनी से, अपनी राष्ट्रभक्ति से एक ऐसी अलख जगाई जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को झुकने पर मजबूर किया। आज 28 मई को वीर सावरकर जी की जयंती पर उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं श्रीनिवास शर्मा शास्त्री जी, जो कि संस्थापक है वीर सावरकर विचार मंच के। यह विचार मंच वीर सावरकर जी के विचारों को, उनके कार्यों को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम करता है। शास्त्री जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वीर सावरकर जी के जीवन में हमें बहुत से रूप दिखाई देते हैं, चाहे लेखन हो, समाज सुधारक और ओजस्वी वक्ता के रूप में, राजनीतिज्ञ या देशभक्ति की बात करें। एक विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में सावरकर जी याद किए जाते हैं। जहाँ देशभक्ति इनमें दृढ़ता बढ़ाती थी, वहीं लेखन हृदय के कोमल भावों की अभिव्यक्ति करता था। श्रीनिवास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सावरकर जी का यह बहुआयामी व्यक्तित्व, इसको निखारने और संवारने में किनका योगदान रहा, और साथ ही इनके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे। इनके परिवार की पृष्ठभूमि कैसी थी और साथ ही इनकी आरंभिक शिक्षा कैसी हुई, कहाँ पर हुई, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में महाराष्ट्र में नासिक के बघूर गांव में हुआ। इनके पिता श्री दामोदर जी और माता का नाम राधाबाई था जी। ये दूसरे भाई थे। इनके बड़े भाई का नाम गणेश सावरकर था। इनका बचपन यदि देखा जाए तो बहुत ज्यादा कठिन था, क्योंकि इनकी माता राधाबाई, उनका 10 साल के आयु में ही स्वर्गवास हो गया था और इनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने इनका पालन पोषण किया और बचपन में इनकी प्राथमिक पढ़ाई बघूर गांव में ही हुई। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए ये नासिक में गए। नासिक में इन्होंने विद्या अध्ययन किया और नासिक में ये जब पढ़ रहे थे तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो केसरी नाम का अखबार छपता था जी। उसको वो पढ़ते थे और उसको पढ़ करके उनके अंदर देशभक्ति के अंकुर जागृत हुए। उन्होंने एक अपना मित्र मेला नाम से बच्चों की संस्था बनाई, जिसमें गणेश उत्सव और शिवाजी महाराज के जन्मदिन के उत्सव मनाए जाते थे और बचपन से ही उनको उसकी प्रेरणा मिली। यानी कि बचपन से ही इनके मन में अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करने की प्रेरणा जागी और वो, जैसे आपने बताया कि वो केसरी पत्रिका पढ़ते थे, तो यहाँ से भी इनके अंदर देश प्रेम के अंकुर फूटे। इन्होंने एक दृढ़ संकल्प कर लिया और उस संकल्प को उन्होंने याद रखा कि मैंने अपने माता के सामने, मेरी कुल देवी अष्टभुजा के सामने वचन दे रखा है कि मैं मेरे भारत को स्वतंत्र करवाऊंगा। वो उस वक्त उनकी मात्र 10 वर्ष की उम्र थी, लेकिन उस संकल्प को उन्होंने आजीवन निभाया और देश को स्वतंत्र करवाया। उनके जीवन में ही देश स्वतंत्र हो गया। विद्यार्थी जीवन से ही वीर सावरकर जी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। बच्चों को इकट्ठा कर कर इन्होंने संगठन बनाया, जैसा कि आपने बताया। बचपन के इन विचारों को युवावस्था ने क्या रूप लिया और युवावस्था में ये क्या सोचते थे, देश को स्वतंत्रता दिलाने में किसका प्रभाव इन पर सबसे ज्यादा पड़ा? ये आगे की पढ़ाई के लिए पुणे में गए थे और पुणे के अंदर महाराष्ट्र का एक वैचारिक केंद्र था। वहां पर लोकमान्य तिलक का इनको संरक्षण मिला और एक काल नामक अखबार छपता था, उसके परांजपे संपादक थे। वो इनके उसमें लेख छापते थे और ये उससे बड़े प्रसिद्ध हुए और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनको बहुत मानते थे। वहां पर उन्होंने अभिनव भारत नाम की एक संस्था बनाई थी
अभिनव भारत संस्था का जो शपथ पत्र था या जो लक्ष्य था वो ये था कि हम छत्रपति शिवाजी की देशभक्ति के मार्ग पर चलेंगे और अपने देश को स्वतंत्र करवाएंगे। और 1905 में पुणे में लोकमान्य तिलक की उपस्थिति में विदेशी वस्त्रों की होली अगर किसी ने जलाई थी तो वह वीर विनायक दामोदर सावरकर थे। और सावरकर का जो नाम था वो वहीं से वीर सावरकर होकर के निकला। वो उनका प्रथम क्रांतिकारी अवसर था। उस युग में यह उस वक्त के सब अखबारों में छपा और लोकमान्य तिलक का संरक्षण जिस व्यक्ति को उस जमाने में मिलता था और मित्र मेला जब इन्होंने बचपन में ही बना लिया था उसी में इन्होंने वो कार्य शुरू किया। और जैसे जैसे ये आगे बढ़े इनके देशभक्त के द्वार खुलते गए और आगे बढ़ करके इन्होंने एक क्रांति शंख बजाया और नौजवानों से बोला कि उठो और छत्रपति शिवाजी के मार्ग के ऊपर चलो। ये इनके यौवन का प्रथम संदेश था। यानी कि एक तो वीर शिवाजी से ये बहुत ही प्रेरित थे और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का इन ऊपर संरक्षण था। उस कार्यक्रम में जो इनके अभिनव भारत मित्र के जो युवा साथी थे उन्होंने उस कार्य को वीरता का एक बड़ा ऊंचा मानदंड माना। इसलिए वो वहां से विनायक दामोदर सावरकर को उनके मित्रों ने वीर सावरकर कहना प्रारंभ किया। श्रीनिवास जी, वीर सावरकर जी के बहुत से रूप पता लग रहे हैं। जैसे देशभक्ति तो इनमें कूट कूट कर भरी ही थी। बचपन से ही इन्होंने उसके कुछ रूप दिखा दिए, जैसे विदेशी वस्त्रों की होली इन्होंने जलाई। वीर सावरकर जी स्वाभिमानी थे जिसके कारण इन्होंने अपनी बैरिस्टर की डिग्री ठुकरा दी और साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ कई अभियान इन्होंने चलाए। इसके बारे में श्रीनिवास जी आप क्या बताएंगे? उस जमाने में ब्रिटेन में जाकर के पढ़ना भी बहुत बड़ी बात थी। तो लोकमान्य तिलक के एक सिफारिश के ऊपर श्यामजी कृष्ण वर्मा जो उन्होंने इंडिया हाउस बना रखा था इंग्लैंड में, लंदन में, उन्होंने इनको छात्रवृत्ति दे करके और वहां पर पढ़ने के लिए बुलाया। इंडिया हाउस भारत के जो लोग वहां पर रहते थे लंदन में वो उसमें एकत्रित होते थे, अपना विचार विमर्श करते रहते थे। वहां पर इन्होंने और ग्रेज इन जो न्याय कॉलेज था उसमें से बैरिस्टर की परीक्षा पास और उस परीक्षा का प्रमाण पत्र जब लेने के लिए गए तो उनके सामने एक शपथ पत्र रख दिया गया जिसमें लिखा था कि मैं अंग्रेज की सत्ता का वफादार रहूंगा। वीर सावरकर ने तुरंत अस्वीकार कर दिया कि मैं मेरे भारत का वफादार रहूंगा। तो उनको कहा गया कि अगर आप ये लिख करके नहीं देंगे तो आपको ये बैरिस्टर का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। वह वीर सावरकर उन्होंने वहां प्रसिद्ध कर दिया कि मैं वास्तव में वीर हूं और उन्होंने उस डिग्री का त्याग कर दिया जो उनको जीवन पर्यंत कभी भी नहीं मिली। वीर सावरकर ने इन सबको ठुकराया कि पहले मेरा देश, मेरा स्वाभिमान, मेरा भारत और मेरे भारत के प्रति मेरा समर्पण। ये उनके क्रांति जीवन की पहली बहुत बड़ी घटना। ये विदेशी वस्त्रों के होली जलाने के बाद में सावरकर जी के जीवन में काला पानी की सजा और वहाँ का कठोर जीवन की गाथाएं सर्वविदित है, सब जानते हैं। उस समय काला पानी के नाम से लोग थरथर कांपते थे। तो वहाँ पर इन यातनाओं को सहकर देशभक्ति की ज्वाला न केवल इन्होंने जगाए रखी बल्कि उसका प्रकाश बाकी साथियों तक फैलाया। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? लंदन में मदन लाल धिंगरा एक क्रांतिकारी थे और उन्होंने वहां पर एक सभा के अंदर करजन वायली को पिस्तौल की गोली से मार दी। क्योंकि करजन वायली जब भारत में थे, खास करके पंजाब में, तो वो बड़ा अत्याचार करते थे और मदन लाल धिंगरा ने निर्णय कर रखा था कि जिस दिन मुझे अवसर मिलेगा मैं इसका बदला लूंगा। 2 दिन के बाद वहां पर एक सभा हुई इंडिया हाउस में जिसमें सर आगा खां ने उस सभा की अध्यक्षता की और भी भारत के बहुत लोग वहां पर थे जो लंदन में निवास करते थे। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि यह सभा सर्वसम्मति से मदन लाल धिंगरा के द्वारा करजन वायली की हत्या का विरोध करती। वही वीर सावरकर बैठे हुए थे, वो तुरंत खड़े हुए कि सर्वसम्मति से नहीं, मुझे छोड़कर। उसका अगले दिन ब्रिटेन के सब अखबारों में बड़ा उल्लेख आया। अनेक क्रांतिकारी घटनाएं थी जो वीर सावरकर के साथ जुड़ी थी, उससे अंग्रेज डरा। और भी दूसरी उन्होंने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम लिखा। उसके बाद में जब उनको 1910 में ब्रिटेन में गिरफ्तार करके उनको भारत में लेके आए, न्यायालय के अंदर जो सजा देने का अवसर आया
तो उस समय उनको 2 आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। जब वीर सावरकर ने 2 आजन्म कारावास की सजा सुनी तो हंस के बोले कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अंग्रेजी सत्ता ने हिंदू धर्म के पुनर्जन्म सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। तो ये उनकी वीरता थी, ये उनकी दिलेरी थी। और उसके बाद उनको काला पानी की सजा हुई। काला पानी एक ऐसी जगह है जो कि समुद्र के बीच में एक पहाड़ी के ऊपर टापू में बना हुआ है। अंग्रेज जिसको काला पानी की सजा देते थे उनका वहां पर वो दिवंगत हो जाते थे, कोई ही बच करके आता था। वीर सावरकर काला पानी के अंदर वो जो अंग्रेज अधिकारी था बारी, उसने ये कहा था कि सावरकर तुम्हारे को 50 साल के बाद अंग्रेज सरकार छोड़ देगी। तब वीर सावरकर ने गरज के कहा था कि क्या 50 वर्ष तक यहाँ अंग्रेज की सरकार रह पाएगी। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि काल मेरा क्या कर लेगा काला पानी, हथकड़ी बेड़ियां खनक खनक बोलेंगी मेरी जयवाणी। जब वंदे मातरम बोलूंगा हर काल कोटरी कांपेगी, फांसी की रस्सी थकी हुई किस किस की गर्दन नापेगी। इतनी दिलेरी से उन्होंने वहां प्रवेश किया। और जिस कोठरी में उनको बंद किया गया, कोठरी सिर्फ 7 फुट चौड़ी, क्योंकि हम वीर सावरकर विचार मंच के माध्यम से वहां बार बार गए, हमने देखा। और उसके बिल्कुल सामने फांसीगर, वह वीर सावरकर को दिखाया जाता था ताकि वो भयभीत होकर के डर जाए और अंग्रेजों के विरुद्ध अपना चिंतन छोड़ दे। और उस काल कोटड़ी में सुबेरे 6 बजे उनको बाहर निकालते थे, शाम को 6 बजे वापस बंद करते थे। दिन भर में उनको 30 पौंड सरसों का तेल निकालना पड़ता था कोल्लू चलाने के लिए। और जिस वक्त कोल्लू के अंदर वो जो घोड़े की जो घानी डालते थे तो इतनी ज्यादा उसमें ताकत लगानी पड़ती थी कि पसीने पसीने उनका शरीर हो जाता था। अगर कभी कम रह जाता तो उनको भोजन नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, एक मात्र थोड़ा सा पानी मिलता था। उसके बाद में उनको तो उस काल कोठड़ी के अंदर रहते हुए उन्होंने इतना ज्यादा धैर्य रखा। कोल्लू चलाने के बाद भी उन्होंने उसी काल कोठड़ी के अंदर बिना कागज के, बिना कलम के, बिना दवात के 6000 पंक्तियां लिखी, दीवार पर कंकर से लिखी, मुजबानी याद की और उनको मिटा दिया और लिख दी। वीर सावरकर से प्रेरणा लेकर के 696 कोठड़ियों के जो कैदी थे वो वंदे मातरम का घोष करने लग गए। समाज सुधारक के रूप में सावरकर जी के विचार बहुत ही स्पष्ट थे। रत्नागिरी आंदोलन में सावरकर जी ने जातिगत भेदभाव को मिटाने का कार्य किया। पिछड़ी जाति के लोगों को उठाने में, उनके उत्थान में इन्होंने बहुत से कार्य किए। इसके बारे में बताइए। वीर सावरकर जी को अंडमान निकोबार सेलुलर जेल से जब मुक्त किया गया 1921 में और रत्नागिरी जेल में उनको स्थापित किया। पहले वो जेल में रहे, बाद में उनको नजरबंद कर दिया। नजरबंदी में उन्होंने ये अनुभव किया, वहां सेलुलर जेल में भी रहते हुए उन्होंने देखा कि जब तक हम लोग जातियों में बटे रहेंगे, ऊंच नीच के भेदभाव में लगे रहेंगे, तब तक हम विदेशी आक्रमणकारियों को अपने देश से नहीं निकाल सकते, अपने वैभव, अपनी भूमि और भारत माता की रक्षा नहीं कर सकते। तो उन्होंने वहां पर रत्नागिरी में एक उन्होंने पतित पावन मंदिर बनवाया। तो उस युग में जो मंदिर के पुजारी जो ब्राह्मण होते थे, उसके स्थान पर वीर सावरकर ने एक दलित को उसका प्रधान पुजारी नियुक्त किया। और वीर सावरकर उस रत्नागिरी में रहते हुए दलित लोगों के साथ एक पंक्ति में बैठ करके भोजन करते थे। ऊंच नीच को वो दूर करते थे। और सबसे बड़ा काम उन्होंने वहां पर यह भी किया उसमें कि एक सामाजिक चेतना जागृति कर दी। जो सोया हुआ समाज था उसको जगाया और सारे के सारे उठ करके देश की सेवा में लग गए। और वीर सावरकर के चिंतन के कारण से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ने के बाद और उनके जो आदर्श जीवन है उसको लेकर के ये सारे लोग आगे बढ़े। भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, इन सब लोगों को वीर सावरकर के क्रांतिकारी जीवन से बहुत बड़ी प्रेरणा मिली, आगे बढ़े और देश की स्वतंत्रता बहुत नजदीक आई। ये वीर सावरकर का वहां पर समाज सुधार का कार्य था। श्रीनिवास जी, वीर सावरकर जी के बारे में कहा जाता है कि इनके कार्यों में क्रांति की अग्नि धधकती थी तो कलम से
देश प्रेम की चिंगारी निकलती थी। एक लेखक के रूप में इन्होंने कई कविताएं, उपन्यास, लेख लिखे। इस पक्ष को श्रीनिवास जी आप कैसे देखते हैं? और ये भी जानना चाहेंगे कि लेखन में इनकी रुचि कब से जागृत हुई? यह एक जन्मजात गुण था वीर सावरकर में, लेखन का। विद्यार्थी जीवन में ही उनके केसरी में और काल पत्रिका में उनकी कविता और लेख छपने लग गए थे और वो वहां से प्रसिद्ध हो गए थे। और वीर सावरकर ने अपनी कलम से कभी समझौता नहीं किया, हमेशा देशभक्ति और स्वतंत्रता के लिए ही लिखा। 1857 का जो जिसको अंग्रेज गदर कहता है, वह गदर नहीं था बल्कि स्वाभिमान का स्वतंत्रता संघर्ष था। और उस स्वाभिमान स्वतंत्रता संघर्ष को उन्होंने लिखा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अंग्रेज उससे इतना डरा कि छपने से पहले ही प्रतिबंध लगा दिया। गुप्त रूप से वो हॉलैंड में छपा, फिर फ्रांस में छपा, फिर भगत सिंह ने छपवाया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना के लिए छपवाया। रत्नागिरी में रहते हुए भी उन्होंने साहित्य का सृजन बहुत ज्यादा किया। उन्होंने एक हिंदुत्व नाम का ग्रंथ लिखा। वो मराठी में भी लिखते थे, अंग्रेजी में भी लिखते थे, हिंदी में भी लिखते थे। और उनकी एक प्रसिद्ध कविता है कि अनादि में अनंत में, कि मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं काल जयी सावरकर हूँ, कालकूट को पीने वाला मैं डमरूधारी शिव शंकर हूँ। एक बार वीर सावरकर ने स्वयं अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि जब मेरे को खड़ा रहने का दंड दिया, दोनों हाथ सीधे बांध दिए, पैरों में हथकड़ी लगा दी, उस वक्त खड़े हुए भी वह भारत माता के गीत गुनगुनाते थे। और उनके गुनगुनाने को कुछ बुलबुल आकर के सुनती थी, जो कि ऐसा लगता था सावरकर जी को ये भी मेरे साथ भारत माता की स्वतंत्रता का गीत गा रही है। श्रीनिवास जी, आप वीर सावरकर विचार मंच के संस्थापक हैं, तो ये विचार मंच किस तरह से वीर सावरकर जी के विचारों को, उनके दर्शन को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है? वीर सावरकर विचार मंच की स्थापना हमने 28 मई 1970 को हरियाणा में रेवाड़ी में की। वीर सावरकर को आगे लाने के लिए हरियाणा में वीर सावरकर विचार मंच की स्थापना की। वीर सावरकर पुस्तकालय हमने वहां पर बनाया। हरियाणा के लोगों को लेके अंडमान निकोबार के हमने कई बार यात्राएं की। सेलुलर जेल में वीर सावरकर की काल कोठरी के अंदर बैठ करके हमने बड़े गीत गाए, उनकी जय बोली। और सेलुलर जेल के सामने सावरकर पार्क में हमने जो हमारे भारत के देशभक्त शहीद हो गए, उनकी आत्मा के तर्पण के लिए पहली बार हम वहाँ पर हवन करके आए। जिस अखंड भारत की संस्कृति, स्वतंत्रता और वैभव की रक्षा संरक्षण के लिए वीर सावरकर जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे, उस देश को समृद्ध, वैभवपूर्ण और विकसित राष्ट्र बनाए रखने में हम अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें। यही वीर सावरकर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रीनिवास जी, आप कार्यक्रम में आए और आपने वीर सावरकर जी के जीवन, आदर्श और मूल्यों के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।